लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर भाइयों और बहनों, आज की सभा में आप सबका स्वागत। आज मैंने गलती कर दी, कुछ वो लिंक कुछ गलत डाल दिया जो नॉर्मली सैटरडे का हमारा लिंक होता है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर दिया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप जो नियमित रूप से शनिवार को आते हैं वो आज ना आए हों और आपको ज्ञात हो आने वाले, तो जरा आपको फोन करके सूचित कर दें कि वो जो नई लिंक है उस पर उससे जुड़ें। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो आज हमारे बीच जाने माने साहित्यकार, भाषाविद, विद्वान, मेरे पास तो शब्द ही नहीं जिनसे इनका मैं वर्णन बयां कर सकूँ इनको। डॉक्टर जगदीश ब्योम जी हैं। डॉक्टर जगदीश ब्योम जी हमारे अतिथि नहीं हैं, हमारे घर के ही सदस्य हैं। कई बार इस पटल पर आ चुके हैं और हमें बड़ा लाभ इनसे मिला है। मैं इनका औपचारिक परिचय तो क्या दूं, आप इनसे परिचित नहीं हैं, पर बाद में बताता हूँ। पर मेरा इनसे संपर्क जब हुआ, जब मैंने जो इधर उधर कुछ रचनाएं देखी हैं जिनको लोग कहते हैं हाइकू, मैंने कि ये क्या नाम है हाइकू, बड़ा अजीब सा नाम है। तो थोड़ा जानने की कोशिश की तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कुछ क्या क्या पाँच सात पाँच लगा रखी है। तो भाई अब जानना है तो सबसे बड़े गुरु के पास ही जाओ। तो पता लगा कि डॉक्टर जगदीश भी हम जैसे हाइकू के गुरु इस समय तो नहीं है। तो इनका मुझे संपर्क मिला, इनसे बात हुई और उन्होंने बहुत हमें ज्ञान दिया इस पटल पर। हाइकू पर कार्यशालाएं हुई, हाइकू के बारे में, हाइकू कैसे लिखें, हाइकू क्या है, ये सब बताया। और चूंकि हमें तो राम जी में जरा कुछ ज़्यादा ही रुचि है, तो हमने कहा कि राम जी भी हाइकू लिखे जा सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया, हाँ क्यों नहीं लिखे जा सकते। तो एक वर्कशॉप में, कार्यशाला में ये भी हमें बताया कि हम राम जी पर, रामायण पर, राम कथा पर किस तरह से हाइकू लिख सकते हैं। और उसका ये हुआ परिणाम कि हम राम हाइकू पीयूष पुस्तक का प्रकाशन कर पाए। डॉक्टर साहब ने कृपा करके हमने उस पुस्तक में अपना हाइकू हमें दिए जो हम प्रकाशित कर सके। और उन्होंने, इनकी उपलब्धियां तो बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा भी इनका बहुत योगदान है, वो सब मैं अब हमारी हमारे इस पटल पर बहुत योगदान है, उन सबका मैं वर्णन करने जाऊंगा तो आज का उद्देश्य हमारा रह जाएगा। तो एक तो इनका जो बहुत लेटेस्ट संकलन है जो हिंदी हाइकू कोश, ये मेरे पास है भाई, ऐसे में गप नहीं मार, हिंदी हाइकू कोश। तो इसमें मेरे ख्याल से लेटेस्ट पब्लिश्ड तो यही है अभी। एक और ये प्रवासी भारतीयों से लिखे हुए हाइकुओं का संकलन कर रहे हैं। तो जो प्रवासी, मैं पता नहीं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, पर आपको उसमें रुचि है तो उनको हाइकू भेजी। तो हाइकू तो इनकी एक्सपर्टीज है ही, पर हाइकू तो चलो एक साइड एक्टिविटी है इनकी। आप उपलब्धियां देखें तो मैं पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी है। तो स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में उनके हाइकू, गीत, नवगीत, लघु कथा, कहानी, बाल कहानी, बाल उपन्यास, बाल कविताएं, शोध लेख, व्यंग्य, समीक्षा आदि का प्रकाशन किया है। और आकाशवाणी, दूरदर्शन के विविध केंद्रों से इनकी रचनाओं का प्रसारण है। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, कहाँ तक मैं इनका उल्लेख करूँ। और संपादन में जैसे मैंने बताया अभी हिंदी हाइकू कोश, और उसके तुरंत बाद ही यह कन्नौजी कौश, जो कन्नौजी भाषा है, बोली है, उसका शब्दकोश उन्होंने तैयार किया, वो भी प्रकाशित हो चुका है। और इसके अलावा संपादन में है आज़ादी के आसपास, कहानियों का कुनबा, फुलवारी जो बाल गीत संकलन है। मतलब बाल साहित्य में भी बहुत डॉक्टर साहब की रुचि है। और बाल प्रतिबिंब बाल साहित्य पत्रिका का संपादन। और ये भारत सरकार में उप शिक्षा निदेशक थे, शिक्षा निदेशालय में, और वहाँ से निवृत्त
होकर अब आज हम सबकी सहायता कर रहे हैं कि हम थोड़ा सीखें समझें। तो आज डॉक्टर साहब हमें हिंदी जी व्याकरण में संधि और समास पर बात करेंगे। तो एक प्रश्न जी। शायद आपको हो सकता है कि अब संधि समास की बात करने की क्या आवश्यकता हुई। वो बात मैंने हम्म डॉक्टर साहब से छुपाई हुई है, अब मैं व्यक्त करता हूँ कि हम क्यों संधि समास से बात कर रहे हैं। तो आज जैसे जी हमने जी। भगवान की स्तुति की तो पहला ही शब्द था लोकाभिरामम। तो हमारे जैसे हम्म मेरे जैसे अनाड़ी को पता ही नहीं लगता ये क्या है लोकाभिरामम। फिर जब सोचते हैं अरे इसमें तो दो शब्द हैं लोक और अभिरामम। तो दो ऐसा ही है ना कुछ, ये बाद में डॉक्टर साहब स्पष्ट करेंगे। तो दोनों को जोड़ कर ये बना है लोकाभिराम। हाँ, लोक पता हो अभिराम पता हो लोकाभिराम पता लग जाएगा। दूसरा शब्द है रण रंग धीरम। रण रंग धीरम, तीन अलग अलग शब्द हैं। अब तीनों को चिपका दिया, अब ये क्या है पता नहीं। तो अगर इसको हमें पता लग जाए कि इनको लोकाभिरामम दो अलग अलग शब्द हैं, रण रंग धीरम तीन अलग अलग शब्द पर जोड़ दिया उनको किसी तरह से, राजीव नेत्रम हर शब्द ऐसा है। तो हिंदी में तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर संस्कृत में तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर कोई संस्कृत की कोई रचना पढ़ना चाहे तो एक ही शब्द एक ही पद, संस्कृत में पद पद कहना ज्यादा उचित लगता है। एक ही पद इतना लंबा चौड़ा है कि देख के चक्कर आने लगता है। तो हम संस्कृत में जाएं उसके पहले थोड़ा हिंदी संधि और समास को समझ लें, ये आज का उद्देश्य है। और बाद में हम संस्कृत के संधि और समास पे आगामी सप्ताह में बात करेंगे, ताकि हम लोग संस्कृत के जो हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको समझ सकें। तो हमारा ये उद्देश्य है कि चूंकि हम लोग ज़्यादातर लोग कम से कम जब हाई स्कूल में थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो संधि समास थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब 50 साल हो गए, सब भूल भाल गए। तो कम से कम वो रिवाइव हो जाए कि क्या है ये। तो ये आज हमारा उद्देश्य है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अभी पहले ही कर देता हूँ, और हम आपसे सुनने के लिए तत्पर हैं। जय श्री राम, नमस्कार, स्वागत है। सभी को नमस्कार, जय सिया राम। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने नमस्कार नमस्कार। हम पहले भी मिले हैं तो कई तो चेहरे बिल्कुल परिचित से ही हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ओम जी ने, जब इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि संधि और समास, तो हमने भाई संधि समास तो बड़ा बहुत ही लंबा चौड़ा ये विषय है, बहुत काफी। संधि ही इतना है कि कई दिन में आप उसको बात कर सकते हैं, समास अलग तरह का है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि नहीं, थोड़ा सा बस, क्योंकि पढ़ा तो सभी ने है, हम सब जानते भी हैं। बस ये है कि कई बार उसका जब प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, और फिर हम किसी न किसी बहाने से उसको पढ़ते हैं तो फिर वही सारी चीजें याद आ जाती हैं, अच्छा ये तो पढ़ा था। तो ये है। तो पहले तो ये कि सभी को फिर से एक बार नमस्कार। आ, हम बस, क्योंकि पूरे पर तो शायद चर्चा करना मुश्किल होगा, इतने समय में बात नहीं की जा सकती है, तो हम बीच बीच में करते हैं। फिर आप अपनी कोई प्रश्न करें, जिज्ञासा करें, तो उस पर कुछ बात कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे ही दें, क्योंकि सर्वज्ञ कोई नहीं होता। देखिए, साहित्य में और विशेष रूप से भाषा में जो शब्द आते हैं किसी भी भाषा से, वो कई प्रकार से शब्द आते हैं। और वो शब्द जब उनमें प्रसर्ग चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं तो वो पद बन करके वो वाक्य बन जाते हैं। ये इसका बहुत छोटा सा एक हुआ है कि शब्द कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए, कुछ शब्द जो हैं वो देशज होते हैं। वो गांव में, लोक में कोई चीज हुई, अब वो कैसे आ गया उसका पता नहीं, कैसे कैसे चलने लगा। कुछ ऐसे होते हैं कि विदेशी भाषाओं से शब्द आए हुए हैं, जैसे हिंदी में न जाने कितने शब्द अंग्रेजी के हैं, तुर्की के हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं, चीनी के हैं, और तमाम भाषाओं के शब्द हैं, क्योंकि भाषाओं में शब्द एक दूसरे इसमें जाते आते रहते हैं, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अब संधि से भी शब्द आते हैं, मतलब जो शब्द बनते हैं इन्हीं में एक है कि संधि करने से शब्द बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। कुछ शब्द समास के माध्यम से बनते हैं, कुछ शब्द उपसर्ग लगने से बनते हैं नए शब्द, कुछ प्रत्यय लगने से बनते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, विकल्प हैं, जिनके माध्यम से नए नए शब्द बनते हैं। तो हम आज दो चीजों पर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि थोड़ी सी चर्चा करें।
संधि को हम पहले लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है। तद्भव या देशज शब्द होंगे तो उसमें संधि नहीं होती। जो संस्कृत से तत्सम, सबको पता है, फिर भी एक बात दोहरा लेते हैं। जो संस्कृत के भाषा में जिस तरह से वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो ज्यों के त्यों अगर हमारे हिंदी में है। जैसे अग्नि, ये तत्सम शब्द है। आग तद्भव हो गया। तो इस तरह के जो तत्सम शब्द हैं उनमें संधि होती है। संधि कितने तरह से होती है ये उस हिसाब से नहीं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ते रहे या परीक्षा देते रहे, वो उसको छोड़ दें। हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, उतने की ही शायद हमें जरूरत है। और जो लोग दक्ष हैं इसमें, उनकी उनके लिए ये नहीं है। जो जो भूल गए हैं या कुछ दोहरा ले, उसीलिए करें। इसलिए ये न माने कि ये कोई नई चीज है। तो एक तो दो या दो से अधिक शब्द जब जुड़ते हैं तो वो जुड़ने के कई एक नियम होते हैं। अगर इसको, अब संधि को अगर समझना है गहराई से, तो फिर संस्कृत के जो माहेश्वर सूत्र हैं उन्हें हमें समझना पड़ेगा। हिंदी की वर्णमाला को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे नियम दिए हुए होते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला को समझना होगा, स्वर और व्यंजन को समझना होगा। तो ये दो चीजें जरूरी हैं। तो इसमें कुछ शब्द, जैसे हम स्वर संधि के लें, तो इसमें जो शब्दों का, जैसे दो शब्द अ, मिले, तो दो शब्द मिलकर के एक तीसरा शब्द बन जाता है। और उसके पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द के पहला स्वर, ये दोनों मिलकर के जब विकार होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या एक शब्द है, आलय दूसरा शब्द है। विद्या माने विद्या, और आलय यानी घर। अब विद्या का आ, है ना, आ स्वर ले लिया, और आलय का पहला यानी विद्या का जो अंतिम स्वर आ हुआ, और आलय का पहला स्वर आ हुआ, दोनों को मिला दिया। तो यहाँ दोनों को मिला करके जो अंत वाला आ है, आलय, वो लोप हो गया, क्योंकि वो आगे वाले मिल गया। तो विद्यालय, तो एक तीसरा शब्द बन गया विद्यालय। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह का जो स्वर मिलकर के एक विकार होता है, स्वर से स्वर बदल जाते हैं। तो उनसे, यानी पहले शब्द का अ, अंतिम स्वर, और दूसरे शब्द का जो दूसरा आ रहा है उसका पहला स्वर, ये दोनों मिलकर के, और बहुत सारे इसके नियम हैं। इसके अलग अलग नियम हैं। तो जो माहेश्वर सूत्र हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत के सूत्र हैं, उनमें सारा विस्तार से दिया गया है। उतना तो अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना समझने की जरूरत है। क्योंकि हम जब प्रयोग करते हैं तो हम समझ जाते हैं। उतना ही शायद हमें अ, जरूरत ही है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, नयनाभिरामम। अब नयन और अभिराम, अब नयन का ना, जो पहला शब्द है ना का आ, और दूसरे शब्द का आ, तो नयन अभिरामम। तो नयन का आ, आ इसमें मिल गया तो नयनाभिरामम हो गया। आ आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बन जाते हैं, यानी दीर्घ बन जाता है। तो ये इसका है। और कई शब्द ऐसे होते हैं, चाहे आप मानस पढ़ें, चूंकि मानस से संबंधित ये विशेष रूप से पटल है। तो मानस में, क्योंकि हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। और पहले वो संस्कृत में ही लिखते थे, संस्कृत ही उनकी मूल भाषा थी। ये तो अवधि में तो उन्होंने बहुत बाद में लिखा करके, जब उन्होंने देखा कि यार लोक में ये संस्कृत में लिखेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने पहले रामचरितमानस को संस्कृत में ही लिखा था। उसके बाद उनके गुरु जी ने कहा कि इसको कौन पढ़ेगा भाई संस्कृत को। अगर आपको जनता के पास जाना है, लोक के पास जाना है, तो लोक की भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप संस्कृत बोलेंगे तो लोग तो समझेगा ही नहीं, आपको चलता कर देंगे। तो ये जिससे हम बात करते हैं,
उसकी भाषा यानी उसकी बोली, अब लोक में तो बोली होती है, भाषा तो होती नहीं, तो जो अवधि बोली है उसी में उन्होंने मानस को लिखा। लेकिन अब चूंकि जो जो व्यक्ति संस्कृत की पृष्ठभूमि से है, तो वो शब्द तो आएंगे उसमें। तमाम शब्द हैं जो तत्सम शब्द हैं जिनका प्रयोग हुआ है, संधि संधि हुई है। अब अगर संधि का शब्द है, तो जब तक हमें उसकी संधि तोड़ना नहीं आएगा, तब तक उसके अर्थ तक हमें पहुंचना मुश्किल हो जाता है। रटना अलग चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मानस के जब पाठ करते हैं तो उनको बस इतनी जल्दी करते हैं तो वो चलता जाता है, उस शब्द का क्या अर्थ है उनको इससे लेना देना नहीं होता है। तो ये एक अलग तरीका है। और उसके जो अभिप्राय को समझना है, तो फिर आपको जो अगर शब्द में संधि हुई है, तो संधि को आपको समझना होगा, तभी उसका अर्थ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि मेरी बात पहुंच रही होगी। तो ये रही स्वर संधि। स्वर संधि में अलग अलग कई कई हैं, दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है, याद संधि है, यण संधि है। तो इनके अलग अलग नियम होते हैं। इसमें एक संधि सबसे कठिन होती है स्वर संधि में, और वो है अयादि संधि। तो मुझे लगता है कि यहाँ आगे जरूरत हो तो उसकी चर्चा करें, नहीं तो उसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़े। डॉक्टर साहब। नहीं, थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा सा ऊपर अच्छा, ऊपर। हाँ हाँ, इसे ओके, ठीक है। तो इसमें जो अयाद संधि है, ये थोड़ी सी कठिन होती है। ये जो लोग परीक्षा देते हैं, जो छात्र परीक्षा देते हैं या कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, तो या जो साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, अयाद संधि जरूर पूछी जाती है, क्योंकि यही कठिन संधि है। इसमें एक सूत्र है माहेश्वर सूत्र में, एच ओ या वाह वाह, है ना, ए आई ओ औ, ये पहले शब्द के अंत में अगर हो, और दूसरे शब्द के शुरू में अगर इससे अ, अलग अलग वर्ग का अलग यानी सजातीय स्वर न हो, जैसे ए के बाद कोई और स्वर हो, ए न हो, ओ के बाद ओ न हो, कोई दूसरा हो, तो वहां पर अलग से ए की जगह पर आए, ओ की जगह पर आए, आय की जगह पर अब, और अ की जगह ए की जगह पर अब, और अ की जगह पर आप, ये हो जाता है। जैसे पवन, अब पवन की जो संधि विच्छेद करेंगे, पवन स्वर संधि है, अयाद संधि है, तो पो और अन, ये होगी उसकी संधि, पो और अन। तो पा का ओ जो है, ओ की जगह पर अब हो जाएगा, ये सूत्र है। ओ की जगह अब हो जाएगा, और अ, अंत में जो पोधन अन, और अन में हलंत रहता है ना में, तो आ इसमें मिल जाएगा तो पवन हो जाएगा। इसी तरह से पावक, है ना, गायक, नायक, अब गए और अक, तो गायक हो गया। ने और अन, नयन हो गया। जैसे राजीव नयन, इसमें जो अभी बात हुई थी, तो नयन की नैना विरामम, अब नयन की संधि अलग होगी, ने और अन। तो ने और अन, ए और अ मिलकर के विजातीय स्वर हो गया, ए और अ, तो दोनों मिलकर के फिर उसे अय आदेश होता है, तो नयन हो गया। और नयन, और फिर अभिरामम, एक संधि और उसमें आ गई, नयन अभिरामम, तो दूसरी होगी। इससे पहले शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया था कि संस्कृत में अ, शब्द ही बहुत लंबा लंबा होता है। गद्य को अगर देखें संस्कृत में, तो कई शब्द तो मतलब तीन चार पंक्तियों में एक शब्द आता है। आप अगर बाण भट्ट की कादंबरी है देखें, तो आप देखिए चला जा रहा पड़े लंबा लंबा। अच्छा, संस्कृत में क्या, वहां परसर्ग चिन्ह और जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो शब्द के साथ मिले होते हैं, हिंदी में अलग रहते हैं। तो उसमें जब शब्द के साथ मिले रहते हैं, तो उसमें आप शब्द आगे रख दें, पीछे रख दें, विभक्ति चिन्ह चूंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
हिंदी में अगर आगे पीछे कर देंगे क्रिया कर्ता कर्म तो फर्क पड़ जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, हैं, अब पुस्तक राम पढ़ता है तो अंतर आ जाएगा, वहां एक सकर्मक वाक्य हो जाएगा, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा, कर्मक वाक्य हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में चाहे रामम पुस्तकम पठति या पुस्तकम रामम पठति, पठति रामम पुस्तकम एक ही अर्थ होगा, कोई अंतर, क्योंकि उसमें विभक्ति चिन्ह मिले हुए। तो ये उसकी स्वर संधि रही। स्वर संधि में अगर कोई किसी की जिज्ञासा हो, कुछ बात करनी हो तो उस पर कर सकते हैं, फिर हम व्यंजन संधि की बात करें। चलिए, व्यंजन संधि यानी ये स्वर जब मिलते हैं तो उसमें इस तरह से विकार होता है। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन संधि पे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके अंत में, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरू में जो व्यंजन है उनमें संधि होती है। जैसे सत चरित्र, ताप है हलंत है, हलंत का मतलब है उसमें स्वर नहीं है। तो अब इसके लिए जो जो अलग अलग सूत्र हैं संस्कृत के, वही इन पे लागू होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि संधि जो है वो तत्सम शब्दों की ही होती है, और इस पे वही संस्कृत वाले नियम लागू होते हैं। जो लघु सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र हैं वही सारी चीजें इस पर लागू होते हैं। और इसमें पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, क्योंकि व्यंजन संधि में स्वर नहीं होता, और दूसरे शब्द का शुरू का व्यंजन, दोनों मिलकर के उसमें संधि होती है। और तीसरी संधि जो होती है वो विसर्ग संधि होती है। यानी ऐसी विसर्ग संधि के बहुत थोड़े से उदाहरण, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। अब जैसे नमः और ते, ये दोनों मिलकर के नमस्ते बनता है। ये बड़ी अच्छी, आपको अच्छा लगेगा, रुचिकर चीज है। नमः और ते, अब नमस्ते हम रोज करते हैं, लेकिन नमस्ते का को अगर तोड़ेंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा। नमः यानी विसर्ग और ते। अब इसमें यह आता है कि विसर्ग की जगह पर सा कैसे आ गई, विसर्ग थी सा कैसे, तो इसके अलग अलग नियम हैं कि विसर्ग अगर होती है तो विसर्ग से कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है, वो उनके लिए सूत्र रटने पड़ेंगे। जैसे एक सूत्र है विसर्जनीय से सा, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, तो वहां पर ये नियम लागू होगा। नमा और ते में ये सूत्र लागू होगा, तो नमा और ते, नमा की जो विसर्ग है वो सा में बदल जाती है और वो उसमें स्वर नहीं होता, तो नमस्ते आधा सा रह जाएगा, नमस्ते। इसी तरह से एक शब्द है दुर्ग, दु और धन ग। दु कहते हैं कठिनाई, और गा माने जानने वाला। अब जैसे दुर्ग जो किला होता है, तो वो उसके लिए यानी वहां पहुंचना बड़ा कठिन होता है। पहले बड़ा परकोटे अरकोटे बनाए जाते थे, इसलिए उसका नाम दुर्ग रखा होगा। अब दुर्ग शब्द बना कैसे, दु यानी बहुत कठिनाई, और गा माने जाना। अब इसमें जो विसर्ग है वो रा कैसे बन गया भाई? अगर हमने पहले अभी बताया था कि विसर्जन के नमाते से सा बना, तो फिर इसमें भी सा बनना चाहिए। तो इसमें दो सूत्र लगते हैं। एक सूत्र लगता है विसर्जनीय से सह, तो विसर्ग का सा बना। एक और इसमें सूत्र लगता है लघु सिद्धांत कौमुदी का, ससज सोर, यानी सा के स्थान पर रेफ हो जाता, रा हो जाता। तो ये दो सूत्र लग करके तू और ग से दुर्ग शब्द बना। तो ये चीजें इसलिए है कि जब जब हम किसी शब्द के अर्थ को समझें, कई बार या दो ही चीजें, या तो हम रट लें, और या इसको उसकी आत्मा तक हम पहुंचे शब्द की। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें उसको जिस विधि से वो शब्द बना है उस विधि को हमें खोलना पड़ेगा ना।
जैसे तकनीकी भाषा में जो 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 सूत्र बनता है, तो सूत्र कैसे बना है तो उसको हम खोल लें और फिर उसको बांध दें। तो ये रही संधि की बात। संधि में कुछ और डॉक्टर साहब कोई बात करनी हो तो करें, फिर उसके बाद समास की भी थोड़ी सी हल्की चर्चा कर लें, क्योंकि आप में से किसी का कोई इस समय प्रश्न है हाँ, कुछ अगर हो कोई जिज्ञासा हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। संधि के विषय में? जी, तो मुझे नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर जी। सर मैं पूछ रहा था कि संस्कृत जो शब्द है संस्कृत, उसकी संधि कैसे होगी और उसके उच्चारण में जैसे हम गुजरात से तो हम संस्कृत बोलते हैं और जी हिंदी में संस्कृत बोला जाता है, तो जी शब्द जी, तो सेम है, तो ये तफावत कैसा है? ये इसमें है सम्यक लगा हुआ पूरी तरह से। तो इसमें संस्कृत यानी जिसका संस्कार कर दिया गया हो, यानी जिस जैसे भाषा है, तो इसका पहले अर्थ समझ लें। भाषा में एक तो होती बोली से शब्द आया, बोली से कोई चीज आई, अब उसका बोली को एक नियम में बांध दिया। जब नियम में बांध दिया तो फिर वो संस्कारित भाषा हो गई। इस पे हम अभी आएंगे जब समास की हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द में जिसमें हम समझते हैं कि संधि है, कई बार उसको वो समास से खुलता है, कई बार वो रूढ़ उससे खुलता है, तो अलग अलग तरह का है। तो संस्कृत का मतलब है वह भाषा जिस भाषा का संस्कार कर दिया गया हो, यानी जिसे व्याकरण में बांध दिया गया हो, है ना। जैसे अपभ्रंश थी, तो अपभ्रंश थी, और उससे पहले अवहट थी, पाली, प्राकृत, ये सारी चीजें में इनका जो उनकी जो उनको नियम से बांध करके, अब जैसे बोली है, बोली में कोई कुछ भी बोले तो चल जाता है, कहेगा हाँ ठीक है, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं। अब जैसे लखनऊ है, लखनऊ को तमाम लोग नखलऊ कहते हैं, नखलऊ। लेकिन जब आप उसको संस्कार कर देंगे तब उसका एक एक रूप हो गया कि उसको इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो जिस भाषा का संस्कार कर दिया जाता है वो भाषा संस्कृत भाषा है। सर सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा भी हाँ, एक प्रश्न था। किधर हैं सर आप, कौन? मैं मधु गोयल। अच्छा मधु जी, अच्छा अच्छा, आपका जी जी जी, मधु जी। अ, सर ये संस्कृत को कुछ लोग संस्कृत भी कहते हैं, संस्कृत में शायद बोला जाता है स मैं, आधा मैं लगाते हैं। हाँ, उसमें माँ है, लेकिन संस्कृत बोलेंगे नहीं, बोलेंगे संस्कृत। मैंने सुना है किसी को बोलते भी संस्कृत भी सुना है। देखिए, ये तो अगर कोई अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं, अब जैसे ये क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पूर्वी हमारे बिहार की तरफ के होते हैं, वो सड़क को सड़क कहेंगे, लड़का को लड़का कहेंगे, जी है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर भी आता है, लेकिन उसका मानक रूप जो है वो संस्कृत है। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, तो वो जो मानक रूप है हम उसको उसको चलेंगे। अगर हमारा उच्चारण उसके हिसाब से, अब जैसे गुजरात में थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना। जैसे जो री है, ऋषि का, उसमें भी बोलने में और उत्तर भारत में बोलने में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा, और ये स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा नहीं कि गलत है कि सही है। ये जो क्षेत्र का प्रभाव पड़ता ही है। जी जी, जी ठीक है सर, जी जी धन्यवाद सर। जी। तो तो डॉक्टर साहब बात करते हैं विशिष्ट संधि की, तो मैं थोड़ा सा इससे संबंधित ही प्रश्न है। तो जो जी हिंदी खड़ी बोली में मैं समझता हूँ विसर्ग वाले दो ही शब्द ज्यादा प्रचलित हैं, अतः और पुनः। इसके अलावा कोई शब्द प्रचलित है जिसमें विसर्ग लगता हो? नहीं, एक बार कौन से शब्द मैं सुन नहीं हाँ, पाया जैसे आपकी बात। विसर्ग जिसमें विसर्ग लगता हो हिंदी भाषा में, हिंदी खड़ी जी बोली में। जी 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 जी। एक तो अतः है और दूसरा पुनः। इनका अतः और पुनः, पुनः। पुनः।
जी जी। ये दो बहुत प्रचलित शब्द हैं, हम जब लिखते हैं वो कहानी हाँ या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कविता। ये प्रायः ये आते हैं। हाँ, और एक तीसरा आपने प्रायः कह दिया, हाँ, ये चलो आ गया तीसरा प्रायः नहीं, शब्द तो बहुत हैं, जैसे प्रातः आता है। है ना। तो शब्द तो कई एक हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि बहुत बार आते हैं। विसर्ग वाले शब्द तो बहुत सारे हैं जो कि आते हैं। ठीक जी। है। चलिए समाज पर बढ़ते हैं, फिर हो सकता है और भी कुछ। समास पर बात करते हैं। देखिए, जो शब्द संस्कृत, जो जो तत्सम शब्द होते हैं, वो ये ध्यान रखना है कि संधि जो है वो तत्सम शब्दों में ही होती है, तद्भव में संधि नहीं होती। या एक तत्सम है एक तद्भव है तब भी नहीं, संधि तभी होगी जब दोनों शब्द तत्सम शब्द। समास, जैसे संधि का मतलब होता है किन्हीं दो शब्दों को जोड़ देना। समास कहते हैं उसको किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। समास में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है समास, एक होता है विग्रह। वहां संधि और विच्छेद नहीं चलता, वहां विग्रह होता है, यानी अलग करना, उनको जोड़ देना और अलग कर देना, बस मोटा मोटा यही अंतर है। अब इसमें किस तरह से जोड़ा, अब इसके अर्थ निकालने के लिए वो विग्रह को हमें समझना होगा। और इसमें कोई बहुत ज्यादा जो हमारे बोलचाल में या उसमें ज्यादा से ज्यादा 40-50 शब्द होते हैं, उन्हीं से हमारा काम चल जाता है। तो इसमें समास में जैसे दो शब्द हैं, रसोई और घर। रसोई यानी जो खाना पकाते हैं, और घर, अब दोनों को मिला दिया तो हो गया रसोई घर। तो ये जो रसोई घर है ये समस्त पद कहलाता है। जब इसको विग्रह करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो रसोई पूर्व पद कहलाता है और घर उत्तर पद कहलाता है, यानी बाद वाला पद और ये पहले वाला पद। अब इसको किस तरह से जोड़ा जाता है, इसका जब विग्रह करेंगे, यानी जब हम इसका अर्थ समझेंगे तो इस तरह से करेंगे, रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। इसको दूसरे तरह से भी विग्रह होता है, क्योंकि एक समास का एक ही तरह से नहीं होता, आप कभी कभी दो या तीन तरह से भी विग्रह होता है। रसोई का घर, इसमें समास के नाम बदल जाते, तो रसोई के लिए घर, ये उसमें समास हो गया। और उसके लिए जब जोड़ेंगे और जब उसको अलग करेंगे, तो उसी नियम का उसी तरह से हमें उसका उसको करने के। अब जैसे इसमें अलग अलग तरह के समास होते हैं, जैसे दशानन। अब इसमें भी हम दो तरह से इसको उसको विग्रह कर सकते हैं। एक दश आनन वाला, जिसके यानी 10 मुखों वाला। आनन कहते हैं मुख को, 10 संख्या हो गई। एक इसको कहते हैं 10 हैं आनन जिसके। तो अब इसमें 10 आनन वाला एक विशेषण सा हो गया, और 10 हैं आनंद जिसके, तो फिर उसमें एक तीसरा शब्द आता है, वो इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर कहेंगे 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुरानन, 4 हैं मुख जिसके, और 4 मुख वाला। दो तरह से इसको विग्रह करते हैं। तो चार चार हैं मुख जिसके, अर्थात अब किसके हैं 4 मुख, तो उसको वहीं पर ब्रह्मा। पहुंच जाते, ब्रह्मा जी, है ना। तो इस तरह से ये समास जो है इस तरह से जोड़ते हैं। समास में जो थोड़ा सा कठिनाई होती है, वो एक द्विगु समास है, एक द्वंद्व समास है। इन दोनों के बीच में विशेष रूप से जो बच्चे पढ़ते हैं,
जो आप सभी के घरों में बच्चे होंगे तो उनसे कभी बात करेंगे तो मालूम है, इन दो में बहुत ही भ्रम रहता है, बच्चे बहुत कम इसको समझ पाते। द्वंद्व समास और द्विगु समास, और परीक्षाओं में और इंटरव्यूज में अक्सर इनको पूछा जाता है। तो इसमें अगर किसी को बताना है, आप लोगों के तो ज्यादा जरूरत इसकी शायद नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि फिर भी जान लेना खराब नहीं है, कोई पूछे तो बता सकते हैं। द्वंद्व समास को अगर ऐसे बता दें, जैसे द्वंद्व युद्ध, इससे जोड़ के बता दें, यानी दो की लड़ाई, मल्ल युद्ध। अब दो की लड़ाई कौन कौन लड़ेगा? अगर दो पहलवान लड़ेंगे तो वो तभी लड़ेंगे जब दोनों बराबर के होंगे। 70 किलो वजन वाला पहलवान 30 किलो वजन वाले से नहीं लड़ेगा, है ना, तो बराबर का होगा। यानी तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। और के साथ में उसको विग्रह किया जाता है। माता पिता, एक योजक चिन्ह लगाते हैं, माता पिता, और जब उसको अलग करेंगे माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, भाई बहन, भाई और बहन, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अब द्विगु समास में, और इसमें बिल्कुल अलग है, द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्या का सूचक होता है, संख्यावाचक। जैसे अभी जो उदाहरण दिए थे, चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, दशानन, 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं हाथ जिसके, 10 हैं ये जिसके, यानी संख्या वहां आती है। और दूसरा जो जो होता है वो समूहवाचक होता है। तो 10 किसके आनन है, चार के ने चौराहा, चार हैं रास्ते जहां पर, तो चौराहा, जहां संख्या आ जाए पहले पद में वो द्विगु समास होता है। तो ये एक छोटी सी इसकी पहचान है। तो ये मोटा मोटा संधि और समास का अंतर है। और विशेष रूप से तो अ, बहुत ज्यादा आवश्यकता तो मानस को पढ़ने में भी इसकी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्योंकि तमाम शब्द जो है वो हम शुरू से पढ़ते आए हैं और हमें मतलब वो अभ्यस्त हो गए हैं, तो हम आते ही हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं, हम समझ लेते हैं। फिर भी डॉक्टर साहब ने ये एक अच्छा विषय रखा जिसके बहाने से संधि और समास की बात हुई। और इसमें शेष चीजें तो गंभीर चीजें तो बहुत सारी चीजें रह गई, वो मुझे लगता है नहीं कि यहाँ उसकी जरूरत भी नहीं है और समय भी नहीं इतना है। जी डॉक्टर साहब। सर हम लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि पवन और नयन ये सब संधि होके बने हैं, इसको हम कंप्लीट शब्द अपने आप में समझते थे। अरे चलिए, धन्यवाद। ये नहीं, ये सभी संधि और अयाद संधि हैं, और ये हाँ सबसे बड़ी कठिन संधि होती है। जैसे गायक शब्द है, हाँ अब गायक गायक। शब्द जो है वो ऐसा लगता है एक ही शब्द है, गय और अक, ये दो शब्दों से बना है। आय तो बन गया। गए, हाँ, अय, गा में हलंत लग जाएगा, अय की जो जो मात्राएं होंगी दो, तो उससे आय होगा। ए से अय होता है और अय से आय अच्छा होता है, आय। और फिर उधर का रह जाएगा। तो गा में हलंत हो गया, आय हो गया, या में हलंत है तो गायक, उस गा के साथ मिल गया और या रह गया और का रह गया। तो ये इस तरह से ये शब्द बनते हैं। पवन है, गायक है, नायक है, ये शब्द भी अयाद संधि में आते हैं। जी। डॉक्टर साहब, यवलोप संधि क्या होती है? जी, यवलोप संधि भी तो एक होती है। यमलोक। यवलोप, या और वा का लोप। हाँ, लोग ये संधि नहीं है, ये तमाम सारे सूत्रों से नियम होते हैं, ये बहुत सारे होता है। जैसे कहाँ पर किसका लोप होगा, कहाँ पर किसका आगम होगा, तो वो सारी चीजें, जैसे बहुत सारी के वो बदल जाते हैं शब्द, व्यंजन संधि में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे जो सूत्र हैं वो अलग अलग, फिर वो सूत्रों को अगर देखेंगे तो वो सूत्र आपको रटने पड़ेंगे कहाँ पर क्या होता है। जैसे सत और चरित्र, तो जो इसमें जो ता है इसका एक सूत्र है, क्योंकि हर कोई बिना सूत्र के एक कुछ काम होता ही नहीं। तो ये ये जो सच हो जाएगा।
हाँ, जो ता आधा है, चा। ता के स्थान पर चा हो जाएगा। अब जैसे उज्ज्वल शब्द है, उत और ज्वल, ये दो शब्दों से मिलकर बना। इसको हम कई बार लिख देते हैं उ, आधा जा, फिर पूरा जा और ला। अक्सर इस तरह से लिखते हैं, ये गलत है, अशुद्ध है। उत का जो ता है वो जा में बदल जाएगा, तो ये जो जा जा बनते हैं वो दोनों आधे आधे रहेंगे और फिर ला होगा, वा और ला, उज्ज्वल। इसी तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय से बनते हैं, तो अगर हमें उपसर्ग की सही जानकारी नहीं है तो हम गलत लिखते हैं। जैसे एक उपसर्ग है अन, ना के नीचे हलंत लगा हुआ, उसमें स्वर नहीं है, तो अन अधिकार। तो जो आपको देखेंगे कि तमाम अच्छी अच्छी पुस्तकों में, समाचार पत्रों में आपको अनाधिकार मिलेगा। भाई अनाधिकार चेष्टा आप कर रहे हैं, अशुद्ध शब्द है, गलत है। अन हलंत है, और हलंत में, ना में हलंत है, और आ दूसरा शब्द है अधिकार, तो आ जो वो है दूसरे का, वो नाम के साथ मिल जाएगा, तो वो वहां पर अनधिकार होगा, अनाधिकार नहीं होगा। जी जी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो कि मतलब जानकारी न होने से इस तरह का इस तरह गलतियां होती हैं। अनधिकार। अनधिकार। जी श्रद्धेय महोदय जी जी मैम बोलिए आप। जी बोले। श्रद्धेय महोदय जी, मैं पूछ रहा था कि मैं गुजरात से हूँ और जी जी मैं रामचरितमानस के ऊपर लोक जी। कल्याण और आध्यात्मिकता को लेकर शोध कर रहा हूँ। मैं शोध छात्र अरे हूँ वाह, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का। बहुत अच्छा मैं जी। सर पूछ रहा था कि पंचामृत का समास क्या रहेगा? पंच पंचामृत, पंचामृत। 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 हाँ जी सर, पंचामृत। हाँ, पंचामृत। पांच हाँ, पांच हैं अमृत जिसमें, पंच तो सर अमृत। हाँ पंचामृत। तो सर वो हाँ तो जैसे जो शब्द जिसके लिए बना है सर, उसमें तो 5 हाँ प्रकार के पदार्थ रहेंगे। तो हाँ। उसे हम द्विगु समास में रख सकते हैं या कहीं और ले जाना पड़ेगा? नहीं, द्विग समास भी हो सकता है उसका। पांच हैं अमृत जिसमें, जी सर, अर्थात पंचामृत, तब ये द्विग होगा। द्विगु होगा। है ना? और दूसरे क्या कहाँ पंच रख संधि सकते हैं वाली पांच, है? इसे? पांच तरह के अमृतों का समूह, और पांच अमृत वाला। तो ओके। ये दो तीन और तरह से कर्मधारय भी होगा, द्विग भी होगा, है ना, तो ये और तत्पुरुष भी होगा। तो अलग अलग ओके विग्रह, आपने विग्रह किस तरह से किया है उस पर निर्भर। बहुब्रीहि ओके, होगा, धन्यवाद महोदय। बहुब्रीहि। जी। बहुब्रीहि संधि होगी ना सर, जिसमें अर्थात आता है, 5 है अर्थात आएगा मुक्ति तब के वो अर्थात। हो जाएगा। हाँ जहाँ बिल्कुल अर्थात बिल्कुल, आता है वहाँ वहां बहुब्रीहि। हाँ, दोनों पद प्रधान जहां नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो बहुब्री होता बहुब्रीहि होगी। ओ, ओ, और है। हाँ जी जी ये जो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, पुरानी बातें याद आ गई। ये धन्यवाद। द्वंद्व और द्विग में इतना कंफ्यूजन नहीं होता जितना द्विग और बहुब्रीहि में होता है। जी हाँ सर। नहीं, द्वंद्व दो, हाँ बिल्कुल नहीं, द्वंद्व दो द्वंद्व क्या है कि वो एक जैसे दा और दा से मिलते हैं, तो उनमें भी होता है और बहुब्री में भी होता है, बिल्कुल आप सही कह द्वंद्व रहे में तो जिसमें और शब्द का लोप होता है और दोनों हैं। हाँ, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान जी होते जी। हैं, दोनों बिल्कुल बराबर, दोनों सही बराबर बात। बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल अब पर बिल्कुल। द्वंद्व वही में मैंने भी कहा ना थोड़ी कि कई जब बार, जब जब पहलवान द्वंद्व, लड़ेगा तो बराबर को होगा। हाँ, पर और द्वंद्व लोग में भी किसका दिक्कत होते हैं आती है। दोनों? दोनों, बिल्कुल बिल्कुल। द्वंद्व में भी दिक्कत आती है। द्वंद्व में ये दिक्कत आती है कि जैसे जी। अपन कहता था कि घर घर, तो घर हाँ और घर नहीं होगा, प्रत्येक हाँ, घर और अव्ययी भाव समास हो जाएगा जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हर वो जगह यथा, थोड़ी होगा भाई। हर जगह दोनों शब्द एक जैसे हैं तो वो हर जगह नहीं होगा। तो हाँ, वो गलतियां ऐसी होती थी कि घर और घर लिख होती दे, हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। देखिए ये तो बोले भाषा है, नहीं, उसका इसमें विग्रह
बिल्कुल। उसका विग्रह प्रत्येक घर होगा, और जब प्रत्येक एक घर आएगा तो होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल। होता क्या है कि देखिए, भाषा को नियमों से चाहे जितना बांध दिया जाए, फिर भी अपवाद उसमें आपको मिलेंगे ही, क्योंकि भाषा तो जीवित भाषा है ना। तो अब संस्कृत में अपवाद नहीं मिलेंगे। संस्कृत में अब जहां बांध दिया उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हिंदी में या और जो भाषाएं हैं उनमें शब्द आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, चलते रहते ऐसे अयादि संधि और यण संधि में बड़ी तकलीफ होती है। यण हैं। संधि हाँ, में और अयादि में, जैसे स्वागतम, बिल्कुल। सुआगतम, जी जी जी। यण संधि और अयादि, ये दो बहुत तकलीफ आप देती दोनों अंतर, बिल्कुल अंतर आता है। विषय से हटकर थोड़ा सा इन्होंने द्विवेदी जी ने प्रश्न किया, उसी से मेरा एक प्रश्न है। अब जैसे हम जी। हिंदी में प्रयोग कर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब वही शब्द दो बार आता है, घर घर, बार बार, हम्म चलते चलते, हंसते हंसते, तो अगर हम्म। इस तरह का होता है तो हम इनको दो शब्द मानेंगे, एक ही शब्द मानेंगे? नहीं, शब्द तो दो ही रहेंगे। अब जैसे हंसते हंसते, हाँ, अब जैसे वहां, जैसे जैसे ये मैं बार बार आपको आमंत्रित करता हूँ, तो यहाँ हम्म, आप शब्दों की गणना करें कि इस वाक्य में कितने शब्द हैं, तो बार को दो बार गिना जाएगा या बार बार को एक शब्द गिना जाएगा? नहीं, अब वो देखिए, बार बार आमंत्रित कर दे तो शब्द तो दो ही हुए। दो ही हुए। एक शब्द को आपने पुनरुक्त किया ना, आपने दो बार बोला। और अगर एक आप कहेंगे मैं आपको बार आमंत्रित करता हूं, तो उसका कुछ अर्थ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। है ना। तो जैसे आप शब्दकोश के इतने बड़े विद्वान हैं, तो इसका आप नहीं नहीं, ये तो हम पढ़ना है, लोग सब, तो बार लिखेंगे या बार बार लिखेंगे इसी शब्द को? बार बार नहीं, भी करना में अलग से शब्द आएगा शब्दकोश में? वो अगर प्रयोग करेंगे मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, तो फिर दो ही बार लिखेंगे, एक बार से नहीं काम। वो तो मैं समझ गया। पर जब आप जैसे हिंदी का शब्दकोश बना रहे हैं, तो उसमें हम बार बार एक अपने आप में एक अलग एंट्री आएगी नहीं, हाँ बिल्कुल। और बार की भी बिल्कुल, अलग एंट्री आएगी। बार का किस संदर्भ में उसका अर्थ रहेगा, उसकी अलग आएगी। हाँ। मेरे हिसाब से मतलब जैसे दिने दिन बार बार के बीच में कोई डैश वगैरह तो नहीं लगाना ना? हाँ, नहीं नहीं लगाना है, योजक लगेगा ही। योजक लगेगा, जो जो जोड़ने वाला, तो लगेगा ही। तो चलते चलते, हंसते हंसते, सब में योजक लगेगा? हाँ बिल्कुल, हंसते सर लोक हंसते। थैंक यू। कल्याण में भी योजक लगेगा? जी। लोक कल्याण इसमें भी योजक लगेगा? हाँ, योजक लगा सकते हैं इसमें, लोक का कल्याण। और मानो कि मेरा तो ये विषय का टाइटल ही मेरा ये है कि हम्म रामचरितमानस में लोक कल्याण और आध्यात्मिकता का अध्ययन, तो लोक कल्याण के हम्म। बीच में मुझे योजक लगाने की जरूरत है या ऐसे पूरा शब्द चलेगा? देखिए, उसको दोनों दोनों तरह से लिख सकते हैं। उसको आप एक शब्द भी लिख सकते हैं और योजक भी लगा सकते हैं। ओके, एक शब्द लिखे तो भी कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, परेशानी नहीं है। लोक कल्याण एक शब्द हो गया, और लोक कल्याण जब योजक लगा देंगे तो भी उसका वही अर्थ है, लोक का कल्याण, लोक के कल्याण के लिए। ओके, धन्यवाद जी महोदय जी। सर, धन्यवाद। चलते चलते और हंसते हंसते में ज्यादातर तो योजक लगा नहीं रहता है, तो वो गलत है? नहीं, लगाते हैं वो, अगर नहीं लगाते हैं तो गलत है। देखिए, ये ठीक। पुनरुक्त शब्द है, उसमें लगेगा। जब जब ठीक, थैंक ऐसे लगाएंगे तो लगेगा। यू, अब धन्यवाद योजक धन्यवाद। के अर्थ अलग होते हैं, जैसे दिन और रात के योजक का मतलब और होगा, है ना। हम्म लेकिन चलते चलते का अर्थ वहां और नहीं लगेगा। हम्म। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मेरा। बार जी। बार और बारंबार हाँ, बड़ा प्रचलित है, बारंबार। बारंबार, हाँ। तो अर्थ इसमें माँ उसका कहाँ एक से आ ही है। गया? वो अर्थ है क्या अर्थ एक किसमें? ही है, बारंबार, हाँ अर्थ तो बिल्कुल। एक ही है, लेकिन अर्थ बार एक बार ही। का बारंबार कैसे? नहीं, अब वो प्रयोग में है, बार बार यह करना, यानी किसी कार्य को बार बार हम्म। करना और बारंबार करना। तो नहीं, ये तो कविता में अक्सर बारंबार का एक प्रयोग होता है ना। जहाँ पद्य में बिल्कुल, आता है वहां पर बार बार नहीं, बारंबार हो जाता है। बारंबार हो जाता है। तो जी। अर्थ एक ही है दोनों का। अर्थ तो एक ही है, ये अर्थ एक ही है। लेकिन कोई ऐसे बहुत शास्त्र के सारे, रूप से इनमें कोई नहीं, शास्त्र के दृष्टिकोण से इनमें कोई फर्क है क्या? कि जो आधा माह हलंत लग गया उसमें, बारंबार, हाँ, शास्त्र कुछ के न कुछ दृष्टिकोण होगा से। कि, हाँ बिल्कुल। कुछ तो, अब शब्द के कई बार ऐसा होता है, अर्थ होता है उसको, उसकी प्रकृति क्या है, बना कैसे है, तो उसके जी 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 जी, उसकी अनुसार रहता है, उत्पत्ति और कैसे हुई? प्रचलन में कहाँ से जी। आया। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि भाषा में ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, बोली के
या भाषा के कि जिनके जी अर्थ, जब कई बार ऐसा लगता है यार ये तो बिल्कुल अलग तरह का शब्द है, जब हम उस पर विचार करते हैं तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते रहते दोनों ही हिंदी धन्यवाद। शब्द है सर जी, दोनों ही बार बार हैं या बेटा। बारंबार क्यों? ओ बारंबार नहीं नहीं नहीं, ना। तो कहाँ दोनों कहाँ हिंदी शब्द है या हिंदी या संस्कृत है? ओ हिंदी नहीं, हिंदी हिंदी और संस्कृत के किस तो कहते हैं? शब्द हिंदी के शब्द हैं। अलग थोड़ी है। देखिए, हिंदी वो तो पुनः और पुनः होगा संस्कृत के संस्कृत में। शब्द है ना। हाँ, पुनः भी अलग शब्द है। और जो संस्कृत के तमाम शब्द जो तत्सम जितने हैं वो सब संस्कृत के ही तो शब्द हैं, संस्कृत सर से ही आए हैं। पुनरअपि होगा ना, और बारंबार का जितने पुनरअपि। शब्द पुनः अपि, पुनरपि की संधि विच्छेद होगा, पुनः अपि। पुनः अपि, पुनः अपि। तो पुनः जो पुन, उसकी विसर्ग है, अपि माने हम्म, भी, है ना। हम्म, तो जी। उसका अर्थ बारंबार नहीं होगा, वो थोड़ा सा बदल जाता है। वो तो अलग बार ये बार चीज है है। ना, दोबारा पुनरअपि होगा ना, जन्मम पुनरअपि मरणम। हाँ, दोबारा, दोबारा, फिर। फिर बार भी, बार। अरे डॉक्टर साहब, बार मेरा बार। तो एक बेसिक क्वेश्चन है। अब हम जैसे हम बचपन में हमने जो थोड़ी बहुत व्याकरण पढ़ी, तो हमें पता है कि भी अक्षर हैं, शब्द हैं, वर्ण हैं, पर पद शब्द का कभी प्रयोग मैंने नहीं पढ़ा। पर अब जो पद, तो शब्द और पद, इसमें कोई महीन अंतर है क्या है? हाँ, मैंने अभी एक उस पे एक वीडियो डाला था। मैं चाहूंगा कि आपके पास में भेज दूंगा। तो मैंने उसमें एक उस पे यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है। अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी ने पूछा तो मैंने कहा था, उसमें मैंने डाला कि उसका अक्षर, शब्द, पद और वाक्य में क्या अंतर है। तो मैं उसको स्पष्ट कर दें कि शब्द और पद दोनों में अंतर है। शब्द में जब परसर्ग चिन्ह लग जाता है तब वो पद का बनता है। पद का मतलब पैर। और जब शब्द के पैर जब तक नहीं होते तब तक वो अर्थ नहीं देता है। जैसे हमने कह दिया कि राम, और चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहा पुस्तक। तो जो सामने सुनने वाला है वहां तक जो हम कह रहे हैं वो कुछ नहीं, वो कहे कि क्या बक रहा है, पुस्तक कह दिया, राम कह दिया। तो अब इसमें पद क्या है, जो जो हमारे विभक्ति चिन्ह है वो जब शब्द के साथ लगा देते हैं, जैसे राम ने, अब ये वाक्य में प्रयोग होने के लिए तैयार हो गया। ये राम ने, जब राम के साथ ने लगा देंगे, या राम को, राम से, तो ये फिर पद बन गया। अब इसमें दूसरा एक और पद जोड़ देंगे तो वाक्य हो गया। राम ने मोहन से, और फिर एक क्रिया चाहिए, कहा। तो ये उसकी वो पद जो है, शब्द में जब विभक्ति के चिन्ह, बहुत छोटी सी परिभाषा, शब्द में जब विभक्ति के चिन्ह लग जाते हैं तो वो पद कहलाता है। और दो या दो से अधिक पदों के साथ जब क्रिया जुड़ जाती है तो वो वाक्य बन जाता है। जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक वाक्य नहीं बनेगा। तो एक वाक्य बनने के लिए एक कर्ता और क्रिया, दो चीजें चाहिए। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे राम पढ़ता है, राम उसका कर्ता हो गया, पढ़ता है क्रिया हो गई। अब इसमें कर्म भी अगर जोड़ दें तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गई, और क्रिया पढ़ता है क्रिया हो ये तो अकर्मक और सकर्मक हो गया ना, गई। अकर्मक नहीं, क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक सकर्मक में ये अंतर है कि अगर वाक्य में कर्म है तो वह पुस्तक पढ़ता है सकर्मक तो वाक्य, सकर्मक। कर्मक हुआ। और कर्म नहीं है तो अकर्मक हुआ। जैसे राम पढ़ता है, ये हम्म, अकर्मक है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक ये सकर्मक, ये सकर्मक। है। पर जैसे शब्द, ये तो जो शब्द अम, करता है, कर्म है, वहां तो मैं समझ रहा हूँ। पर जैसे शब्दों की क्रिया है,
या जी विशेषण है। अब विशेषण कोई शब्द है तो वो शब्द, वो विशेष, सुंदर, सुंदर कब शब्द है और कब पद है? नहीं, सुंदर शब्द है, पद नहीं है। सुंदरता पद है। सुंदरता संज्ञा है, भाववाचक हो जाएगी। जब उसमें ता लगा देंगे प्रत्यय तो फिर वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ता लगने अब पर जैसे सुंदरता। सुंदर है, विशेष। सुंदर जो है वो शब्द है, अगर अलग रहेगा, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वह पद बनेगा। हाँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है तब हम शब्दों हम्म को पद कहते हैं। मेरी बुद्धि में हाँ, वह मोटी मोटी ये समझ लें कि जब उसमें जो विभक्ति के चिन्ह लग जाते हैं, क्योंकि वाक्य तभी बनता है जब उसमें विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं। तो जब विभक्ति के चिन्ह लग जाते हैं, परसर्ग चिन्ह लग जाते हैं, तो फिर वो पद बन जाता है। और अगर चिन्ह नहीं लगे और वो वाक्य में आए तो भी वो ओरिजिनल वर्ड ही पद कोई कहलाएगा। अपवाद हो सकता है, कोई उदाहरण हो तो फिर नहीं, बताएं। उसमें सुंदर लोप इन्होंने रहता बोला। है ना, लोप रहता है। जय हमने कहा नहीं, विकारी। सुंदर जो है, अगर खाली सुंदर लिखेंगे तो वो पद नहीं होगा, वो शब्द ही है, नहीं नहीं पद का नहीं कह सकते। नहीं, जैसे वो मैं, कन्या बहुत सुंदर है। नहीं मैं हाँ उर्मिला जी, मैं और सरल शब्द बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा वाक्य, मैं सुंदर हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ, हाँ मुझे पता है। तो मैंने एक वाक्य बना दिया, मैं सुंदर हूँ। इस तो अब तो ये वाक्य वो वाक्य में वो आ मैं गया तो सुंदर क्या ये हूँ पद वो दोनों हुआ? पद है। सुंदर पद तब बना जब मैं के साथ जोड़ा। आप हाँ अगल अलग रखेंगे तो हाँ 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 वो नहीं बनेगा। हाँ, नहीं मैं जब समझ आप गया। जब वाक्य, जब आपने वहां जोड़ दिया तो वो फिर पद बन गया, पद हाँ, और वाक्य दोनों बन गया। ठीक। जब तक आप अब वाक्य वो में तो मैं नहीं का मैं जोड़ेंगे। विशेषण कहूंगा, हो गया। हाँ मैं का लेकिन विशेषण हो गया ना वो। हाँ, वो कहाँ पर प्रयोग हुआ है, विशेषण बन जाए या कुछ और बन जाए, तो जहाँ प्रयोग तो होगा उस पर, लेकिन वो पद तभी बनेगा जबकि अ, वाक्य में प्रयोग। और कोई प्रश्न किसी का? लेकिन जब मैं अब आप कहूंगा कि ओम जी के सुंदरता का कहाँ तक वर्णन करे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सुंदरता वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाए। अनंत काल तक वर्णन करिए। जैसा मीठा से मिठाई, पंडित से हाँ हाँ, बिल्कुल पंडिताई, ये सब बिल्कुल भाववाचक बिल्कुल संज्ञा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाववाचक संज्ञा हो जाती और है। तो गुरुजी एक वो था कि एक्चुअली संधि के लिए जो पढ़ाया जाता था कि दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं, स्वर शब्दों संधि। के मेल को नहीं बल्कि अक्षरों के नहीं, मेल को। शब्दों का तो मेल होता ही नहीं है। शब्दों को मेल कहाँ, हाँ कहीं ऐसा नहीं समझा। तो शब्दों के जो मेल होता है, वहां मेल होता है पहले शब्द के अंतिम, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का। तो जो अक्षरों का मेल होता है, शब्द का मेल हाँ नहीं। जी, वो वही मैं हाँ, बोल हो रहा हूँ। सकता है, हाँ हाँ। तो चाहे वो हाँ अक्षर मिले या व्यंजन मिले, स्वर व्यंजन। स्वर मिले या व्यंजन मिले या विसर्ग से बने, तो वो होता, लेकिन वो शब्द के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो पहले शब्द के अंत और दूसरे का पहला, उन्हीं में दोनों ये मेल। अक्षरों के मेल को, दोनों तो अक्षर, हाँ, अक्षर के मेल को कहते हैं। और अगर वो विसर्ग भी हो। मुझे इसलिए पता है कि मेरा नाम है गिरीश, तो गिर इधर हाँ, ईस दीर्घ संधि अरे आती बिल्कुल, है। स्वर ई स्वर मिलके संधि, बड़ी ई हो जाता है। गिरि, गिरि, हाँ बिल्कुल, गिरि और ईश। हम्म। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। एक और प्रश्न है, मैं क्षमा जी, चाहता हूँ बार बार प्रश्न करने के लिए। तो आपने एक अरे दशानन, चतुरानन, ये कई उदाहरण दिए। अब दशानन में संधि भी है और समास भी है, दोनों हैं। दसानन में संधि भी है और समास भी है। नहीं, समास है, संधि नहीं। तो दस धन आनंद नहीं है? दश आनंद। दस आनन नहीं है, दस हैं आनन जिसके। संधि नहीं होगी। संधि इसलिए नहीं वही बता, होगी, संधि नहीं इसलिए नहीं होगी कि सामने यदि जब हलंत लगता तब होता, नहीं नहीं, अदरवाइज। कोई विकार पैदा नहीं हुआ ना, ध्वनि विकार हाँ पैदा हाँ। नहीं। और कभी कभी दस, लगता है कि दसानन में संधि है, दस आनन, लेकिन वो संधि से नहीं शब्द बना ही नहीं संधि से है। और जब शब्द संधि से नहीं बना तो उसकी संधि विच्छेद भी नहीं होगी। वो तो संयोग ये, हुआ। हाँ, समास से बना है, दस वो है आनंद संयोग हो जिसके, सकता है, या समास बहुब्री, दस हो सकता है, आनंद वाला, दस आनंद वाला, परिवार नहीं। दोनों। बहुब्री समास होगी। हाँ जी।
तो किसी शब्द में ये संभव नहीं है कि वहाँ समास भी और संधि भी हो सकते हैं ऐसे भी। अब इस समय ये तो ध्यान नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है कि शब्द या तो संधि से बना होगा या फिर वो समास से बना होगा या फिर और किसी विकार से बना होगा, जैसे उपसर्ग से बना होगा, प्रत्यय से बना होगा, और किसी तरह से बना होगा। और कोई अपवाद हो तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। तो किसी एक एग्जाम में पूछा गया था सर 2017-18 में जी कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विग्रह कीजिए, और उसमें था यह दशानन। नहीं, संधि विग्रह नहीं होगा, समास विग्रह होगा, संधि नहीं विग्रह सर होता ही नहीं। ये तो वो अगर सर गलत अगर आया है वो तो वो आया है तो ऑब्जेक्शन वो दे सकते हैं। अशुद्ध, तो गलत छपा होगा पेपर में, कई बार गलतियां हो जाती हैं। संधि विग्रह कोई होता नहीं, या तो संधि विच्छेद होगा और समास हाँ विग्रह होगा। जी जी सर, उसमें क्या है कि सर या मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ ना सर, तो जी यहाँ जी पे जी। वो संधि विग्रह भी लिख देते हैं कई बार, लेकिन ये शब्द के ऊपर ऑब्जेक्शन हुए थे बहुत। और दूसरा सर ये पूछना था कि हम्म। जो वाक्य में क्रिया दर्शाने वाले शब्द होते हैं उसे पद ही कहा जाएगा ना। जैसे जैसे कि मैं चल रहा हूँ, तो चलने की जो हाँ, रहा हूँ पीछे शब्द लग रहा है, तो वो पद कहा जाएगा या शब्द कहेंगे उसे। नहीं वो क्रिया है, चल रहा वो हूँ। तो मैं समझ गया सर। अब वो एक एक सहायक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है। रहना और हैं दोनों हो गए ना। जी तो सर। वाक्य में कर्ता और क्रिया दो की जरूरत बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लेकिन सर किसी अगले। चतुरानन में तो संधि है ना, है। जी, चतुरानन में संधि है, हाँ हाँ। चतुरानन में संधि है, क्या चतु संधि है? आनंद, चतु चतुरानन में भी आनंद संधि नहीं है, हाँ, संधि नहीं है। कैसे? नहीं संधि चतुर में आपने कैसे संधि बताई? चतुः, वो चतुः धन आनंद विसर्ग संधि। नहीं, चतु का उसे चतुर संधि, का क्या? विसर्ग संधि कहाँ से होगी? वो आपने इसलिए कर दिया कि विसर्ग से सा और रा बन करके, लेकिन यहाँ नियम वो रेस नहीं हो गया, लागू है। हाँ। तो चतुरानंद, चतुरानंद का एक ही शब्द मानेंगे, उसको विग्रह नहीं कर सकते। नहीं, एक उसका ही समास शब्द है। विग्रह करेंगे। देखिए मतलब समास विग्रह उसका हो अर्थ सकता है। समास विग्रह हम्म, होगा। देखिए एक समास मिनट, विग्रह हो सकता है, जैसे लेकिन संधि विग्रह, संधि विच्छेद नहीं, है ना। देखिए संधि संधि में क्या है, फिर से समझ लें कि दोनों शब्द सार्थक होना चाहिए। अब हम्म जैसे चतु, हम्म चतु और तू के बाद में विसर्ग लगा दिया और आनन कर दिया, है ना। हम्म तो वो जी। नियम से आप कर सकते हैं, लेकिन उसका चतु का अर्थ क्या है? नहीं है। तो इसलिए चतु वो चतुरानन नहीं, चतुर चतु में विसर्ग लग के शब्द नहीं कोई बनता। तो इसलिए इसका समास है और समास का विग्रह हो। दोनों शब्द मैं सार्थक होने चाहिए, ये कहा आपने। सार्थक होना तब संधि चाहिए, होगी। बिल्कुल वो पहली शर्त है, सार्थक हो तभी संधि विच्छेद होगा, संधि होगी, और उसी का संधि विच्छेद होगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है हिंदी की कक्षा में पहुंच के इतने सालों बाद। बहुत अच्छा समझाया साहब आपने, बहुत अच्छा नहीं समझाया, बहुत इसमें बढ़िया। मुझे क्योंकि भी याद आ व्याकरण गया। व्याकरण में नहीं, आपको बहुत अच्छी अभी तक इतनी सारी चीजें याद हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। देखिए व्याकरण में बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, तो जो बेसिक चीजें हैं वो उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, समय समय पर करते रहना चाहिए। तमाम तरह के जैसे क्रियाएं हैं, अब क्रिया या विशेषण हैं। अब जैसे एक विशेषण होता है, वैसे तो विशेषण होते ही हैं, ये मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, ये सारी चीजें। एक विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इसी तरह से क्रियाएं कई तरह की होती हैं, संज्ञा कई तरह की होती है। तो ये जैसे जैसे हम उसको कहीं जब वाक्य में प्रयोग होता है तब हमारा ध्यान जाता है, नहीं तो इतनी चीजें आप कोई व्याकरण की सारे नियम सारे सूत्र मुझे नहीं लगता कि कोई इसको सबको रट सकता है, सबको समझ सकता है। तो जैसे जैसे हम उसका प्रयोग करते रहते हैं, वैसे वैसे जरूरत पड़ती तो उतना हम जानकारी रखते हैं।
चलिए चलिए बहुत फिर धन्यवाद डॉक्टर साहब। पाणानी जी को प्रणाम करते हुए, है ना, ये अरे व्याकरण अपना अपना तो आपने बहुत अच्छा हमारे बताया ये जी समास में तो विशेषण का ही रहता है ना। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, कर्मधारय समास जी में पहला पद विशेषण हो, और बिल्कुल उसमें बिल्कुल तत्पुरुष में संबद्ध तत्पुरुष हो तो संबद्ध बिल्कुल विशेषण। बिल्कुल। और वो फिर उसके और तत्पुरुष के कितने भेद हैं, ये सारी चीजें हैं, सातों तो वो विभक्तियां, हाँ हाँ बिल्कुल सात बिल्कुल विभक्तियों के बिल्कुल। यहाँ। चलिए बहुत तो समय हो रहा भाषा है, का मैं इतना है। डॉक्टर साहब का धन्यवाद। और ये तो हम उन जो हमारे व्याकरणाचार्य हुए हैं, वो जो ऋषि हुए हैं, जिन्होंने पूरी भाषा को इस तरह से बांध दिया, और जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं विशेष रूप से, तो मैं तो कहता है कि जो माहेश्वर सूत्र, हमारे 14 सूत्र हैं, उन पर पूरी संस्कृत की एक तरह की नींव समझ ली। और कंप्यूटर के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई संक्षेप में पूरा का पूरा सूत्र है, वो पूरे पूरे उसका, आप माहेश्वर सूत्र में पूरा सब कुछ उसी के अंदर है, और केवल 14 सूत्र हैं छोटे छोटे। चलिए बहुत फिर अब बहुत शब्द धन्यवाद। आया है तो प्लीज तत्पुरुष मतलब भी बता दीजिए। जी तत्पुरुष आया था ना अभी वाक्य में, तो तत्पुरुष उसका अर्थ क्या? समास का एक भेद है। अच्छा। जिसमें दो लोगों का संबंध हो, जैसे हाँ, हाँ। राजपुत्र राजा का पुत्र, राजा का राम अच्छा। पुत्र, सायक निकर, राम के बाणों का समूह, ये तत्पुरुष समास। बिल्कुल। और जैसे बहुत सारे समास होते हैं, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, उसका विग्रह पर निर्भर करता है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, और राजपुरुष राजा का है जो पुरुष, जो मतलब इस तरह की संज्ञा, जो जो तीसरा पद प्रधान हो, तो वहां दोनों में उसके विग्रह करते में अंतर आ जाता अन्य पद प्रधान होता है। है, अन्य पद प्रधान। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये डॉक्टर साहब जोड़ते रहते हैं, तो ये आप बहुत अच्छा, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं भाषा के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जब अ, पढ़ते पढ़ाते थे, तब इस तरह की कोई चीजें कभी कल्पना नहीं की थी। तो ये इससे कई चीजें होती हैं कि अगर, और ये माना जाता है कि जिसको कुछ नहीं आता हो, 4 लोग अगर बैठ जाएं, तो वो शब्द अपने आप उसका अर्थ खुल जाता है। आप कोई किसी ने बताया, किसी ने थोड़ा खोला, किसी ने दूसरा बताया, तो वो आता है। तो इतने लोग जब एक साथ बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। तो आपने बहुत धूल बहुत हटा दी, आपने धूल हटा दी, धूल जल गई। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन ये डॉक्टर जरूर साहब। है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा, कभी 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 लौटते पलटते रहें। पुनरावृत्ति तो करते रहें। और शब्दों, किसी में शब्द के अर्थ को, आज हमारा एक एक वो कार्यक्रम चल रहा था थोड़ी देर पहले, गजल और हिंदी गजल के अंतर में एक चर्चा थी। कहने का आशय, जब कोई शब्द कहीं से आता है बस डॉक्टर साहब बस खत्म करते हैं। कोई अच्छा। शब्द आता है कहीं से, तो वो केवल अर्थ को ओढ़ करके नहीं आता है, यानी उसके साथ केवल उस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही नहीं होता, वो पूरी संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं, वहां की सारी चीजें उसके साथ लगी होती हैं। अब जैसे गुजरात में अगर कोई शब्द बोला जाता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती, जी। या और कहीं से कोई शब्द आया, तो उसके साथ पूरी संस्कृति जुड़ी रहती है। तो और उस तक पहुंचने के लिए हमें उस, जो इसी को कहते हैं शब्द की साधना, जी। यानी शब्द का केवल कोशीय अर्थ ही नहीं होता, उसके और भी अर्थ होते हैं। सही बात। चलिए बहुत अच्छा लगा जी डॉक्टर साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मैं अगले 1-2 सप्ताह कार्यक्रम की जानकारी दे दूं। अगले सप्ताह आपको ज्ञात है, हमने चंद्र विज्ञान का एक ऑनलाइन कोर्स किया था, जिसमें से आप में से 40 मित्रों ने इसको बिल्कुल सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। तो उसके जो प्रमाण पत्र वितरण ऑनलाइन हम अगले सप्ताह 15 जून को करेंगे। और उसके बाद में आज जो हमने सीखा है डॉक्टर साहब से, उसी को आगे लेकर हम संस्कृत के संधि पर चर्चा करेंगे, संधि और समास पर, और विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे हमारा गोल ये है, कम से कम मन में भाव तो ये है कि
अगले जन्माष्टमी से हम भगवत गीता का अध्ययन आरंभ करें। तो ये उसका अंग्रेजी हम कहते हैं प्रीकर्सर है। थोड़ा सा पहले थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए कि संधि क्या है, समास क्या है, तो भगवत गीता संबंध में सरलता रहेगी। तो 22 जून को 2 सप्ताह बाद डॉक्टर राजरानी शर्मा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, ये स्वर संधि में, या मैं संस्कृत में कहूँ तो अच संधि में संधि के हमसे बात करेंगी। और उसके बाद में फिर श्रीमती कहाँ गई, आशा श्रीवास्तव जी थी यहाँ पर, छुपी हुई है वो। हम हैं डॉक्टर, हाँ, मुझे पता है आप हैं, आप पर आपने नाम बदल रखा है, 1+ कर रखा है, तो आपकी आवाज़ हम जान रहे हैं। तो श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात करेंगी। और फिर डॉक्टर राजरानी शर्मा फिर आएंगी, ये मानस संधि की बात करेंगी। मानस संधि कह रहा हूँ समास पर बात करेंगी। समास पर डॉक्टर राजरानी तो संस्कृत में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, और मानस, फिर मानस क्या है, मेरे दिमाग में मानस ही घूमता रहता है। समास कहना चाहता हूँ समास निकल रहा है मानस। ठीक है, चलो कोई बुराई बात भी नहीं है। मानस में मानस एकदम बसा हुआ है। हाँ, वो निकलता ही मानस को मानस है। गोद लिया एकदम मानस में अपने। तो मानस मुझे छोड़ ही नहीं रहा, तो जकड़ लिया है। तो डॉक्टर राजरानी जी समास पर बात करेंगे, और हमारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा श्रीमद् भगवद गीता। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि जहाँ तक संभव हो उस तरह के उदाहरण लीजिए जो भगवद गीता में, ताकि बाद में हमें भगवद गीता संबंध में सरलता रहे। तो ये इसकी एक भूमिका है डॉक्टर साहब, जिसकी आज आपने नींव डाली है। आपके आशीर्वाद की हम कामना करते हैं कि हम अपने इस, ये बहुत बड़ा रिस्की वेंचर हम ले रहे हैं। 4 साल से हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं, थिंक 2020 से, और ये 5वां साल चल रहा है। तो ये दिस मोस्ट डेंजरस प्रोजेक्ट यू हैव टू टेक। लेकिन ये बहुत उपयोगी है डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग इसको छोड़ देते हैं और ये बिना इसके चलता नहीं काम। और इस तरह से हमारा, बैठ करके बात करते रहे तो बहुत कुछ हाँ, तो हमारा गोल ताजा होता है। भगवत गीता के क्लास में उसकी बड़े विस्तार से व्याख्या पर नहीं है, क्योंकि इस तरह की व्याख्याएं तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े यूट्यूब पर बहुत बहुत व्याख्या है। हमारा गोल है बिल्कुल ग्रास रूट पे जाना। जैसे बिल्कुल बिल्कुल यदा यदा ही धर्मस्य, तो यदा क्या है, धर्म से क्या है, अभ्युत्थानम ये क्या है, तो उन शब्दों को समझना, उनका अन्वय करना, और ऑफ कोर्स उनका बिल्कुल। हिंदी में अर्थ समझना, और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक सार समझना, ये हमारा मतलब सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, खुद से गीता समझने लगे। हाँ। तो इसीलिए ये प्रीवियस भगवत गीता क्लास शुरू करने के पहले ये प्रीवियस, ये 5 क्लास रखी हैं। जैसे आज हमारा हिंदी का बहुत, जैसे द्विवेदी जी कह रहे थे, धूल थोड़ी बहुत उतर गई जो जमी हुई थी, सब याद आ गई ये सब चीज़ें। तो उसमें आपने आज बीजारोपण कर दिया जो जी, और राजरानी जी और आशा जी हमें फिर संस्कृत के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और समास से परिचय कराएंगे। और फिर हम ये साहसी कदम लेंगे। बस आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने, बहुत बढ़िया ही है कि आप ये इसको दोहराते रहे, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि ये कहेंगी, ये करेंगी, तो ये इसके बहाने से बहुत सारे चोट होते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी सभी के लिए कि देखिए, शब्द को, किसी शब्द को अगर आपने एक शब्द को ध्यान से देख लिया, उसकी संधि या समास है या क्या है, उसका अर्थ को उसके गहराई तक पहुंच गए, तो किसी भी ग्रंथ में बहुत हजारों लाखों शब्द नहीं होते हैं। आपने जैसे अभ्युत्थानम आपने कहा, अब ये कई जगह प्रयोग हुआ होगा, आपने एक बार पढ़ लिया तो कम से कम 50 जगह आपको जहां पर आएगा तो अपने आप अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जितने शब्द हैं आप 100-150 शब्द मान लिए, और वो पूरी पुस्तक में, पूरे ग्रंथ में लगभग 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 बार बार वही शब्द आते हैं। तो उतने अगर हम कुछ जिन शब्दों को हम पढ़ते जाएं तो वो हमें कई बार मिलेंगे, कई जगह काम आएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है। जी आपने बहुत अच्छी बात की व्योम जी, और मैं हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर आप थोड़ा सा एक बात कह, उसका थोड़ा सा उद्घाटन कर दूं। आपको पता ही है श्री रामचरितमानस शब्द अनुक्रमण का आपके पास उसकी प्रति है। हाँ, बिल्कुल 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 हर है शब्द, मेरे पास। कौन सा शब्द कहाँ है, कितनी बार प्रयोग है, वो जी काम जी आप भगवत गीता के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। वी हैव ए वर्ड इंडेक्स फॉर श्रीमद् भगवत गीता। तो बिल्कुल, जब ये बड़ा क्लास, काम किया। हाँ, वो और ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका आप, हम्म। कई मित्रों ने प्रेरणा दी कि उसका आप शब्द को वो अनुकरण बना ही चुके, तो शब्दकोश को नहीं बनाए, तो वो काम भी चल रहा है।
तो वो हो जी जाएगा, जी, पूरा शब्दकोश अनुक्रमणिका के साथ प्रकाशित होगा प्रभु ने चाह दे। बहुत अच्छा, जब हम ये बहुत गीता बढ़िया। का हाँ क्लास है मेरे आएंगे पास। तो उस समय जब ये शब्द आएंगे तब इस बात को हम एम्फेसाइज करेंगे कि ये शब्द भगवत गीता में कितनी बार है, कितनी बार वो स्टैंड अलोन है कि अपने आप में अलग है, और कितनी बार जुड़ के आया है समास में या क्या। बिल्कुल कितने शब्द बिल्कुल। तो अलग है अपने अपने आप, और कई सारे शब्द जुड़ कर आए हुए हैं, तो वो बात जी, मैं बताऊंगा, तो उससे पता कितनी लगेगा बार और कहाँ कहाँ। हाँ कहाँ कहाँ किस कहाँ, तरह। और जैसे अब कोई शब्द मान लीजिए, जैसे ब्रह्म जी ने कहा एक शब्द है, जी, वो ये रामायण से संबंधित जो है वो ये हाँ हाँ ये मेरे पास है, डॉक्टर साहब भेजा, मेरे पास उल्टा रखा दिख है। रहा है इसमें क्योंकि हाँ हाँ, मैंने मैंने इसको देखा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये, मेरे पास भेजा है डॉक्टर साहब। तो हमने भी देखा है राजरानी जी के पास, बहुत ही बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा। तो हमारे उसमें पास एक भी है, अनुक्रमणिका। हमारे पास हाँ, भी है। अरे वाह। तो यही काम भगवत गीता का क्लास में हम ये भी करेंगे, जो शब्द बहुत बार जिसका भगवत गीता में प्रयोग किया है, तो उस पर विल जी इन्फेसाइज टॉक अबाउट इट, कि देखिए अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अभी आगे भी ये अभ्युत्थानम, इस आगे भी हमको अध्याय 7 में मिलेगा, अध्याय 12 में मिलेगा, अध्याय 15 में मिलेगा, जो भी है, तो ताकि हम उस पर इम्फेसाइज कर सकें। तो आपकी बात सही है कि उसको एक बार हम उस लिस्ट को सॉर्ट करें तो पता लगेगा कि जितने भी शब्द हैं उसमें से 20% शब्द भी हमें पता लग जाए, काफी है। 20% अगर लग गए तो पूरे सब लग जाएंगे, हाँ, फिर तो वही उन्हीं हाँ, की पुनरुक्ति होती है, बार बार आते हैं, कई बार शब्द आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे आगे देखिए कान्हा जी क्या करवाते हैं मन में, तो बहुत हाँ बड़े नहीं नहीं, हमारे कान्हा की लीला अलग है। जी जी, बस, उनका आशीर्वाद रहे, आपका आशीर्वाद रहे कान्हा। नहीं चलिए, बहुत महत्वपूर्ण आपका काम कर बहुत रहे हैं बहुत आप। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमान ओम ओम गुप्ता जी। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।